जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी क्षितिज बुक के 3rd चैप्टर यानी आत्मकथ्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एकदम न्यू सिलेबस में यानी नए बुक में जो जो क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊँगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। अर्थात कविवर जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे कि कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई ऐसी महान घटना नहीं हुई है जिसे वह लोगों को बताकर प्रेरणा दे सके। ठीक है जी, उनके जीवन में उन्होंने कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर लिया है कि जिसे वो लोगों को बताएं और मोटिवेट कर सकें लोगों को। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। यानी कवि जो हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर बता करके अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते हैं। ठीक है जी, उपहास मतलब मजाक, वो अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। यानी लास्ट पंक्ति में कवि बोलते हैं कि अभी समय नहीं है, सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, तो आखिर कवि ऐसा क्यों बोलते हैं कि आत्मकथा सुनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो हम लिखेंगे कवि अभी समय भी नहीं है ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसका जीवन जो है वो दुख और समस्याओं से भरा रहा है। ठीक है, कवि का जीवन जो था वो दुख और समस्याओं से भरा है। आपने पढ़ा भी होगा जयशंकर प्रसाद ने 3 शादियां की परंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई है ना। यानी उनका जीवन दुख और समस्याओं से भरा रहा और उन्होंने अपनी पीड़ाओं को चुपचाप अकेले ही सहा है। वह इस समय अपने पुराने दुखों और व्यथाओं को पुनः याद नहीं करना चाहता, इसलिए कहते हैं मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है जी, तीसरा, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। पाथेय होता है दोस्तों यात्रियों के लिए ले जाने वाला खाना। जैसे आप कहीं जाते हैं यात्रा पर या कहीं जा रहे हैं तो आप जो खाना लेकर के जाते हैं उसको पाथेय बोलते हैं। तो कवि कहते हैं कि स्मृति को अर्थात पुरानी यादों को ही वो पाथेय बनाते हैं। यानी उनके जीवन में जो जो पहले समय में जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन्हीं यादों के सहारे वो आगे जी रहे हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है कि कवि अपने प्रियतमा के संग अर्थात अपनी प्रेमिका के संग, अपनी पत्नी के संग बिताए गए सुखद पलों की यादों के सहारे ही, जो अच्छे अच्छे पल उन्होंने बिताए हैं उन्हीं यादों के सहारे ही वो अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर रहे हैं और इसी को उन्होंने बोला है कि स्मृति को पाथेय बनाना। ठीक है जी, चलिए चौथा, यहाँ पे भाव स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह सुख मुझे कहाँ मिला। कवि कहते हैं वह सुख मुझे कहाँ मिला जिसका मैंने केवल स्वप्न अनुभव किया था। ठीक है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैंने स्वप्न देखकर जाग गया, अर्थात जिसको मैं सपना देखते हैं। यानी कवि कहते हैं सपने में मुझे एक ऐसी प्रेमिका मुझे दिखाई दी जो मेरे पास आ रही थी। ठीक है जी, मैं सपना देख रहा था और मुझे वहाँ पर बहुत सुख की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नींदें खुली तो क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मिला जिसका मैंने केवल स्वप्न में अनुभव किया था और जैसे ही जागा वह चला गया। ठीक है, वह सुख ऐसा था जैसे कोई प्रिय व्यक्ति आलिंगन यानी गले लगाने के लिए पास आया हो परंतु आते आते मुस्का कर जो भाग गया, अर्थात ऐन वक्त पर वो मुस्कुरा करके भाग गया। ठीक है जी, जैसे ही मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इतना हम लोग लिखेंगे। खा नंबर है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया मतलब यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं, अपने प्रियतमा के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है जी, अपने प्रियतमा के रूप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिसके लाल लाल गालों की मनमोहक छाया, जिसके यानी प्रियतमा के अरुण कपोलों मतलब लाल लाल गालों की, मतवाली छाया मतलब मनमोहनी छाया, मन को मोह लेने वाली छाया जो थी इतनी सुंदर और आकर्षक है, सुंदर है और आकर्षक है
कि स्वयं उषा यानी सुबह के समय आप आसमान में देखते हो लालिमा छा जाती है, तो उसको उषा काल बोला जाता है। तो यहाँ पर उषा को इन्होंने सुबह की देवी कहा है। ठीक है, कहते हैं कि स्वयं उषा यानी सुबह की देवी जो है उसमें खो जाती थी, अर्थात मेरी प्रेमिका की सुंदरता के आगे, अर्थात उषा काल जो है वो मेरी प्रेमिका की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं थी। ठीक है, अनुरागिनी उषा मतलब उषा यानी सुबह का जो प्रेमी उषा काल जो है वो निज सुहाग मन अपनी सुंदरता को मधुमाया में, अर्थात मेरी पत्नी की सुंदरता के आगे छिपा लेती थी। ठीक है ना, यानी जितनी सुंदर मेरी पत्नी थी उतना सुंदर नज़ारा उषा काल का भी नहीं है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कवि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से यह जताना चाहता है कि उन्होंने प्रियतमा के संग चांदनी रात में बिताए हुए सुखद और पवित्र पल इतने निजी हैं, यानी जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के संग चांदनी रातों में बातें किया, ठीक है, वो प्राइवेट बातें हैं और उन्हें वो सब के सामने कहना ठीक नहीं समझते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि उनका कोई मजाक बनाए, क्योंकि सभी लोग उनकी बातों को सुनेंगे और फिर मजाक उड़ाएंगे, और इसीलिए वो उन्हें सबके सामने लाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखो। यानी आत्मकथ्य कविता में जिस भाषा का उपयोग हुआ है उसका आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है, कहाँ पे कौन सा गुण है, कहाँ पर कैसे क्या किया गया है। तो आत्मकथ्य कविता के काव्य भाषा की विशेषताएं निम्न है। पहला तो यह है कि सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जैसे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता है कि तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, यहाँ पर स्मृति हो गया, पाथिक पथिक हो गया इत्यादि सब तत्सम शब्द हैं, इसलिए इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, इस पंक्ति में क्या है, अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। क्या है, अरुण कपोलों में कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, और अनुरागिनी उषा में मानवीकरण अलंकार है, इसलिए इन जयशंकर प्रसाद जी ने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। सातवां है कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो कवि ने अपने सुख के स्वप्न को कविता में अपनी प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है। वह प्रेमिका स्वप्न में कवि के पास आते आते मुस्कुराकर दूर चली जाती है, जिससे कवि को सुख से वंचित रहना पड़ता है। कवि कहता है कि वह सुख जो उसने अपने जीवन में सपने में देखा था उसे वह कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। इतना हम लिखेंगे और यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। एक एक क्वेश्चन का मैंने उत्तर बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।